Hello everyone, I'm Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all in today's session. As you know, SEO used to have sessions on different topics, whether these are educational opportunities, career counseling, motivation, personal development, and much more. Today's session is very wonderful. Sir Fida Hussain Memon, welcome, sir. Sir is an assistant professor at Sakhrai Bay University and has completed his PhD from Jeju National University, South Korea. And today he will be guiding you all on why one should go for South Korea to complete their higher studies. So it's over to you, sir. Okay, am I audible now? Yes, sir, you are now audible. Okay, so Assalamu alaikum everyone who have joined this meeting. And I would not go in a conventional presentation form today. We would like to have some informal discussion today so that everybody could participate, and out of the no way or any way, जो participants हैं वो मुझसे directly questions queries पूछ सकें. Because if I'm going for some presentation, then there would be the session could be somehow boring, in a way. Start पहले करते हैं, then I would try to make the things easy for you guys. और आपको जो भी फिर question पूछना हो, आप in the middle of the session just raise your hands and the host will allow you, I mean in a sequence, that okay, you can put your question as well. So it should be, or it must be, an interactive session today rather than a conventional one that okay, the guest is talking only and the rest of the people are listening. So start karte hain. As the topic we have marked on the फ्लायर दैट वाई साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया में जाने के लिए फॉर द स्टडी पर्पस, तो हायर स्टडीज के लिए हम इंटर के बाद ये प्लान कर चुके होते हैं कि हमें अपनी ग्रेजुएशन करनी है, और ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर पीएचडी है. तो वहाँ पे आपके लिए इंटरमीडिएट के बाद से ही जो एक विंडो है वो ओपन हो जाती है. आप अपनी अंडरग्रेड भी वहाँ पे कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन यू वांट. और अगर आपकी अंडरग्रेड यहाँ से है तो आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, और अगर आपकी मास्टर्स इधर से है तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं अंडरग्रेड से. तो अंडरग्रेड का जो सिलसिला है वो तकरीबन 90%, अनलेस के कोई ऐसा प्रोग्राम इनिशिएट नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, दो इट कुड बी आइदर ऑफ द साइड फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट और फ्रॉम द कोरियन गवर्नमेंट. तो वो अगर प्रोग्राम इनिशिएट होता है और आप तक सोशल मीडिया के थ्रू या किसी अवेयरनेस सेशन के थ्रू पहुंचता है, तो आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट के बाद उसमें अप्लाई करते हो, तो आपकी अंडरग्रेड वहां पे शुरू हो जाती है. लेकिन अंडरग्रेड में एनरोल होने के बाद आपको वहां पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. 1 साल आपका पूरा जाएगा लैंग्वेज को अक्वायर करने में, और उसकी 6 स्टेजेस होती हैं. उनको जैसे हमारे पास इंग्लिश के केस में आइल्ट्स होता है, तो वहां पे होता है TOPIK, टॉपिक. तो टॉपिक में आपकी 6 लेवल्स होती हैं. वो 6 लेवल्स आपको पास करनी होती हैं, फिर वो अश्योर होता है कि हाँ अब आप लैंग्वेज पे ग्रिप कर चुके हो, क्योंकि वो वहां पे जो स्टडी करवाते हैं वो कोरियन में ही करवाते हैं. एंड इट्स अ कंप्लीट 90% आई कैन से प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, यानी प्राइवेटली आपको वहां पे इनटेक किया जाता है. उसमें आप फीस पे करते हैं. 2 के बच्चे यहाँ से जाते हैं अंडरग्रेड करने, फिर वहां पे थोड़े मौके हैं अर्निंग के, तो वहां पे फीस जो होती है वो कंपनसेट हो जाती है. लेकिन अगेन लैंग्वेज बैरियर इज अ चैलेंजिंग वन देयर. चलें, आपने फॉर एग्जांपल अंडरग्रेड यहां से कर ली, तो आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हो, तो देन मेक सेंस के वहां पे 2 किस्म के प्रोग्राम होते हैं. एक गवर्नमेंट का जिसे हम GKS कहते हैं, ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, या KGSP के नाम से भी वो चीज मशहूर है. तो उसमें आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाना होता है, तो वाया एम्बेसी आप वहां पे अप्लाई करते हो. तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस थोड़े नैरो होते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, और वहां पे समहाउ हमारी जो पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी है वो इन्वॉल्व होती है, तो वो अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेयर रखते हैं. लेकिन इट इज बिहाइंड द
सीन, मतलब एक ये जो स्टोरी है वो बिहाइंड द सीन है, हमें वो विजिबल नहीं होती, वी आर ऑब्वियसली ऑन द ब्लाइंड एंड। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का इस तरह से होता है कि अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स वहां पे पहुंच कर चुके हैं तो वहां पे आप उनसे अप्रोच करते हो और उनसे पूछते हो कि जिन लैब्स में वो काम कर रहे हैं तो वो आपको एक राह दिखाते हैं कि हाँ आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजो, हम प्रोफेसर से बात करके आपको रिकमेंडेशन दिलवाते हैं। तो उस हिसाब से एक नेटवर्किंग हो गया। और जो वो होती है प्रोफेसर स्कॉलरशिप, आप वहां पे पहुंचते हो, प्रोफेसर आपको अपने प्रोजेक्ट्स में से फंड करता है। एंड देन उसी की ही एक कॉन्सिक्वेंस है कि आप रैंडमली एक एक्सेल शीट बनाओ और गूगल पे आप होमवर्क करो थोड़ा कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं वहां पे जो हाई रैंक में आती हैं या जो मीडियोकर रैंक में आती हैं, इवन जो लो रैंक में आती हैं, उनमें आपने अंडर ग्रेड जिस प्रोग्राम में की है उनसे रिलेवेंट प्रोफेसर को आपने शॉर्टलिस्ट करना होता है। एंड देन एक ईमेल ड्राफ्ट करनी होती है जिसमें सिंपली इतना ज्यादा बॉदर करके चीजों को नहीं लिखा जाता, ये दिखाया जाता है जस्ट लाइक अ कवर लेटर कि आप थोड़ा होमवर्क कर लें उस यूनिवर्सिटी के बारे में कि वहां पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और वो जो प्रोफेसर है वो किस लैब में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वो विजिबल होता है इंटरनेट पे। तो आप कवर लेटर जो बनाएं यानी ईमेल का जो ड्राफ्ट बनाएं वो अकॉर्डिंगली उसको भेजें। और जरूरी नहीं है कि आपको एक प्रोफेसर को आपने अप्रोच किया तो आप अपने हथियार फेंक दें कि हाँ भाई मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा तो आई वुड से कि नहीं इस तरह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू सिलेक्ट ऑलमोस्ट मोर देन 20 और 50 यूनिवर्सिटीज, और उन 20-50 यूनिवर्सिटीज का जो बैंक आपके पास बनेगा उसमें आपने रेस्पेक्टिव जो कंसर्न्ड प्रोफेसर्स हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट करके उन सबको आपने ईमेल भेजनी है। ईमेल में आपने कवर लेटर की तरह ड्राफ्टिंग करनी है एंड देन आपने वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है। तो प्रॉबिलिटी ये होती है कोरिया में, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और प्रोफेसर अपनी ईमेल्स को ज्यादा टाइम नहीं देते, हाँ कुछ देते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं देते, उनके असिस्टेंट्स ही ईमेल को असिस्ट करते हैं। तो प्रॉबिलिटी ये है कि अगर आपने 100 प्रोफेसर्स को अप्रोच किया तो आई बिलीव कि आपको 2 to 5 रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। तो वो आपको कहेगा ठीक है मैं आपको अपनी लैब में इनटेक करने के लिए रेडी हूं, आप मुझे इंटरव्यू दें वीडियो कॉल पे, वो आपको खुद ही बताएगा। एंड देन यू हैव द चिट चैट ऑन वीडियो कॉल विद द प्रोफेसर, और वहां पे आपकी कुछ बातचीत होगी, वो अलाइनमेंट चेक करेगा, आपके एक दो स्किल्स चेक करेगा, एंड देन ही केम अश्योरेंस विथ कि भाई हाँ ये बंदा मेरी लैब में काम कर सकता है। आप फिर नेगोशिएट भी उसके साथ कर सकते हैं कि वो आपको अमाउंट कितना ऑफर कर रहा है, और फिर आपने यहाँ पे जो सीनियर हजरात हैं उनके साथ डिस्कस करनी है वो चीज कि हाँ ये जो लिविंग कॉस्ट मुझे ऑफर हो रही है प्रोफेसर के थ्रू और इस सिटी में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो, तो वो आपने थोड़ा कैलकुलेट कर देना है कि मैं इस अमाउंट में अपना गुजारा वहां पे कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप प्रोफेसर को अप्रोच करें, क्योंकि प्रोफेसर जो इंसेंटिव देता है वो बहुत ही रीजनेबल होता है। यानी अगर आप गवर्नमेंट के साइड पे जीकेएस में जाएंगे या केजीएसपी में जाएंगे तो वहां पे अभी जो अमाउंट चल रहा है स्कॉलरशिप का वो मास्टर्स के लिए 1 मिलियन चल रहा है, एंड 1 मिलियन कोरियन वोन, आई मीन नॉट द पाकिस्तानी रुपीज। 1 मिलियन मतलब 2.25 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं आज की डेट में। इट्स नॉट दैट सफिशिएंट अमाउंट, क्योंकि वहां पे अगर आप रहोगे तो रहने के जो आप अपार्टमेंट लोगे या डॉर्मेट्री लोगे, हॉस्टल जिसे हम कहें आसान अल्फाज में, उसकी मंथली जो एक्सपेंसेस होती हैं वो ही 70 से 80 हजार पीकेआर में होते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ रहने के लिए 70-80 हजार है और आपको टोटल अमाउंट 2 लाख रुपए मिल रहा है, तो वहां पे जो मेरा तजर्बा हुआ वो जो सरकारी तरीके से वहां पे पहुंचे हैं वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते इंसेंटिव के हिसाब से, जितना हम प्रोफेसर के अंडर में जाके जो अमाउंट उनसे नेगोशिएट करके फिक्स करवाते हैं तो वो एक हैंडसम अमाउंट होता है। और उसमें फिर फायदा ये भी होता है कि प्रोफेसर आपको बॉदर करता है, आपको सिखाता भी है, आपको डांटेगा भी, आपकी चीजों में इनपुट भी, इंटरवीन भी करेगा, और उसमें हमारी एक भलाई भी होती है कि हम सीखते हैं चीजों को। लेकिन अगर आप सरकारी गवर्नमेंट पे जाते हो तो आपको सीखने की जो एक
विंडो है वो थोड़ी कम मिलती है, बिकॉज प्रोफेसर डोंट बॉदर यू कि भाई मैं उसको पैसे तो वैसे भी नहीं दे रहा अपने प्रोजेक्ट में से, एंड देन मैं इसको इतना तंग क्यों करूं। तो वो अपना टाइम गुजारा करता है वहां पे एंड देन वो वापस आ जाता है, इसका प्रोफाइल भी इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। तो प्रोफेसर की आप कोशिश करें कि उनको ईमेल करें, and you can write me email directly. You can take my email from the website. I will be sending you some samples what I draft from myself, my end. मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ। आप भले ग्रुप बना लें ईमेल का जहाँ पे मुझे एक ही ईमेल भेजनी पड़े। तो वो उसमें आपने दो चीजें ऐड करनी है ईमेल में, एक आपकी रेज्यूमी जो करंट होगी एंड देन आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो, यानी ट्रांसक्रिप्ट हो एटलीस्ट, ताकि वो प्रोफेसर आपके सब्जेक्ट देखता है कि वो अलाइंड हो रहे हैं जो आपने यहाँ पे पढ़े हैं। तो पासपोर्ट आपका रेडी होना चाहिए एंड ये सारी चीजें। नंबर वन, ये तो आपको मैंने दो एक तरीके बता दिए कि कोरिया में एजुकेशन के हिसाब से किस तरह वहां पे आप पहुंच सकते हो। तो इसमें कोई हाँ एक दो यूनिवर्सिटीज या थोड़े कम यूनिवर्सिटीज हैं जो जीपीए को भी मैटर करती हैं अपने हिसाब से कि हाँ जीपीए मैटर कर रही है। लेकिन इफ यू आर एट जीपीए 3 तो आप ये मत समझिएगा कि जो 4 जीपीए में बच्चा बैठा है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएगा बजाय इसके कि जो 3 जीपीए है 2.5 2.8 में बैठा है। इट्स नॉट लाइक दैट, सिनेरियो इज कंप्लीटली डिफरेंट। प्रोफेसर की स्कॉलरशिप में आपको वो पासिंग मार्क्स तक ठीक है, आपके पास डिग्री है, डॉक्यूमेंट है, वो ये चेक नहीं करेगा। वो ये चेक करेगा कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन करवाए हैं, यानी कौन कौन से पढ़े, वो उसकी इंटरेस्ट के हैं या नहीं। नंबर 2, जो वीडियो कॉल पे आपके साथ उसकी इंटरव्यूइंग होगी उसमें वो अंदाजा लगा लेता है कि हाँ ये जो बच्चा है ये मेरे काम का है, ये मेरे इसमें आ सकता है लैब में और मुझे वो डिलीवर कर सकता है। देन ही विल गिव यू द ग्रीन सिग्नल। और कोई भी आपको प्रोसेस नहीं करना। देन वंस यू गॉट द रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रोफेसर, वो एडमिशन का प्रोसेस सारा खुद करेगा। आपको जस्ट यहां से अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपने कुरियर कर देने उसको, और टाइमली आपके पास फिर वो आ जाएगा एडमिशन लेटर एंड देन यू आर गोइंग फॉर द वीजा। एक यहाँ पे बात मेंशन करता चलूं, बच्चों में थोड़ी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है कि हम जल्दी जाएं, यानी वो 7वें 8वें सेमेस्टर में ही होते हैं तो बच्चों में एक तजस्सुस सा होता है कि हम जल्दी ग्रैब करें अपॉर्चुनिटी को। तो थोड़ा सा उसमें पेशेंस रखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर सिलेक्टेड इन प्रोफेसर लैब या आप किसी प्रोग्राम में वहां पे इनटेक भी होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड योर कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई मीन आपके पास कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, पासपोर्ट रेडी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एफआरसी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो वो भी वो इतने मैंडेटरी तो हैं लेकिन वो इतने वो जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेसर की एंड पे जो अपीलिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। तो वीजा इज समथिंग एल्स, वीजा प्रोसेस उसमें आप ये नहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा कि हाँ आपके पास होप सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है तो उसके बेसिस पे आपकी हो जाए। नो नो नो, प्रोफेसर आपसे कंप्लीट सेट मांगेगा क्योंकि वो वहां पे कंप्लीट डॉक्यूमेंट का सेट जमा करके ही आपको एडमिशन लेटर दिलवाएगा। वंस यू आर गेटिंग इट तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एचईसी से अटेस्ट होने हैं, हायर एजुकेशन कमीशन, एंड देन एचईसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होने, एंड देन फॉरेन अफेयर्स के बाद उस एम्बेसी से अटेस्ट होने जिस मुल्क में जा रहे, लाइक कोरिया के हिसाब से कोरियन एम्बेसी से आपको अटेस्ट करवाने। तो भाई आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स होंगे तो ही ये अटेस्टेशन का जो फेज है वो स्टार्ट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपका टाइम पीरियड पूरा होना चाहिए। मीनवाइल व्हाट वुड आई सजेस्ट कि आप एक एक्सेल शीट प्रिपेयर कर लें अभी से। जो बच्चे अभी 7वें सेमेस्टर में 8वें सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर्स इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और कंप्यूटर साइंस में भी एआई एंड डेटा साइंसेस, तो ये बड़े ही अपीलिंग मेजर्स हैं। वहां पे आजकल बहुत सारे प्रोफेसर एंशियस बैठे हैं कि उनको एक क्रीम मिले और वहां पे लोग पहुंचे एंड दे आर विलिंग टू टेक यू। और बहुत सारा अमाउंट उन्होंने इस साल इन्वेस्ट भी किया है, स्पेशली एआई के डोमेन में और डेटा साइंस के डोमेन में।
तो आई होप कि आप पहले चीजों को कंप्लीट करने के फेज में आ जाएं। मीनवाइल एक्सेल शीट प्रिपेयर करें, उसमें शॉर्टलिस्ट करें 10-15 यूनिवर्सिटीज, 20 यूनिवर्सिटीज, जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, और उसमें भी आप अपने सब्जेक्ट के रिलेवेंट प्रोफेसर्स को वहां पे वेबसाइट पे चेज करें, उनकी ईमेल आईडीज लें एंड ड्राफ्ट अ कवर लेटर टाइप ईमेल एंड अटैच योर डॉक्यूमेंट्स एंड जस्ट फॉरवर्ड योर ईमेल्स to those respective professors. I hope, I am damn sure कि आप अगर 100, 100 और 150 तक जाते हैं, ईमेल्स को फ्लोट करवाते हैं, तो यू कुड एक्सपेक्ट बाय एंड ऑफ द डे कि भाई आपके पास 2 या 3 या 5 तक रेस्पॉन्सेज आ जाएंगे। फिर आप जो इंटरव्यूज दोगे उनको, तो आप उन्हें बताओगे, बी ऑनेस्ट विद देम। कोई भी एक ऐसा काम मत कीजिएगा जिसमें आप कुछ चीज छुपाएं उनसे या एक फॉल्स इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें। दे आर रियली रोबोटिक नेचर्ड गाइस। वो आपकी एक चीज को भी अगर फॉल्सली बिलीव करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको कोरियन की नेचर बता दूं कि कोरिया में एक कल्चर मान लें या माइंडसेट मान लें कि वो जो भी कमिटमेंट होती है उसको प्रॉमिस समझते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देता है और उसे कहता है कि कल तुम मुझे ये प्रेजेंट करो, तो स्टूडेंट जो इसको कहता है मैं 11 बजे प्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो ये समझ लो आपके वो प्रॉमिस हो गया। अगर आपने 11:15 पे उसको ज्वाइन किया तो वो थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज कर देगा अपना, और वो यही कहेगा कि यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू विल डिलीवर योर स्लाइड्स बाय 11 AM टुमारो बट यू आर लेट। देन व्हाट आई एम थिंकिंग कि ओ मैंने प्रॉमिस कब किया, यानी ये यहाँ पे साई किया कि प्रॉमिस और कमिटमेंट दो अलग अलग चीजें हो रही हैं यहाँ पे। उसमें थोड़ा सा डिले हम कर सकते हैं जो नॉर्मल बात करते हैं। तो कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन आपने नहीं देनी। यू आर सपोज टू बी यू आर मैंडेटरी टू बी ऑनेस्ट विद देम कि भाई मैं डिग्री जो है वो इस टाइम पे पूरी करूंगा और इस टाइम पे मैं अवेलेबल होऊंगा, तो वो आपको फिर अकॉर्डिंगली गाइड करेगा। तो आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस लूंगा तो एक डाइवर्सिफाइड डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो जाएगी। हो सकता है जो चीज मैं मिसिंग कर रहा हूं तो वो उस डिस्कशन में आ जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट take the questions in the queue and you can ask me that एक क्वेश्चन हम क्यू में एंटरटेन करते जाएं। इट वुड बी इजी फॉर मी एज वेल कि क्वेश्चन से ही मैं अपनी डेमोन्स्ट्रेशन और ज्यादा अच्छी दे पाऊंगा। So floor is open, you can ask the questions now. Sure, sir. So guys, if anyone of you want to ask question, please raise your hand or you can type your questions in the chat box as well. Yes, Amjad Ali, I have unmuted you. अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं बेसिकली बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स कर रहा हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कोरिया में? देखें, ये जो डोमेन है ये कंसीडर होता है वहां पे सोशल साइंस में, बिल्कुल वहां पे है। लिंग्विस्टिक का एक अलग डिपार्टमेंट है, पूरा एक अलग यूनिवर्सिटी भी है वहां पे। लेकिन मैं वही बात पे आऊंगा कि वो आपको कोरियन कल्चर में ज्यादा जो है ना वो करेंगे, एम्बेड होने की कोशिश करवाएंगे आपको कि आप लिंग्विस्टिक ले तो रहे हो लेकिन हमारी लैंग्वेज को प्रमोट करो, हमारी लैंग्वेज को सीखो, उसमें रिसर्च करो। क्योंकि लिंग्विस्टिक में नॉर्मली हमारे पास जो एक रवायत है वो है इंग्लिश को ही आप एज अ लिटरेचर करते हो, इंग्लिश में ही आप वो चीज रिसर्च करते हो, ऐसे ही है। तो फोकस हमारा लिंग्विस्टिक में इंग्लिश एज अ फंडामेंटल होता है। तो वहां पे वो अपनी लैंग्वेज में आपको अपना इनवाइट कर सकते हैं। हाँ, इफ यू आर प्रिपेयर कि आप उनको अश्योर करें कि हाँ मैं 1 साल जो है वो अपनी लैंग्वेज सीखूंगा, देन यू कैन गो फॉर लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट देयर। बट मैं आपको बताता चलूं कि वहां पे उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनकी अपनी लैंग्वेज होगी, उसी में ही आपको रिसर्च करनी होगी। यहाँ पे एक आसानी आपके लिए इस क्वेश्चन के तवस्सुल से बता देता हूं। तो देयर आर डिफरेंट 3 कंट्रीज अराउंड देयर द रीजन। देयर इज चाइना, देन कोरिया, देन यू हैव जापान। तो लैंग्वेज के हिसाब से जापान की अपनी जापानीज लैंग्वेज है, कोरियन की कोरियन, एंड देन चाइनीज में चाइना की चाइनीज, राइट। तो इन 3 लैंग्वेजेस में आपको जो एशियन कल्चर मिलेगा वो आप कहोगे ये तो सिमिलर लोग हैं, इनका रहना सहना भी एक है, दिखने में भी एक जैसे हैं।
लेकिन दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, और तीनों की लैंग्वेज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपके लिए आसानी ये दे रहा हूं, आपको इनकरेज इसीलिए कर रहा हूं कि कोरियन लैंग्वेज कंपैरेटिवली टू जापानीज एंड चाइनीज बहुत ही आसान है पढ़ने में, समझने में। आप मेरा एग्जांपल ले ले, आई वाज अ लेमैन देयर इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, लेकिन मैं वहां पे रहा, वहां से लोगों से बातें की, बातें सुनी, वहां पे हमने कल्चर को थोड़ा अडॉप्ट किया। तो आई वाज ऑन द फाइनल डे आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे भी 30 से 40% बोलनी समझनी आ रही है। हालांकि मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं किया था, कोई वहां पे ऐसा लैंग्वेज का प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, लेकिन रहने से ये चीज आप में अडॉप्ट हो जाती है। तो इनकी लैंग्वेज बहुत ही सिस्टमेटिक है। इसमें 10 आपके वावेल होते हैं, नहीं 14 वावेल होते हैं, 10 कॉन्सोनेंट, 24 की है, और इनकी जो फोनेटिक है उसमें वेरिएशन आती जाती है, फिर आप लैंग्वेज को अक्वायर करते हो। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी एप्लीकेशन तो भेजो भले, बाय ऑल मीन, लेकिन देखो कि आपको जो प्रोफेसर रिप्लाई कर रहा है वो उसमें बाउंड कर रहा है कि नो, इफ यू आर कमिंग फॉर लिंग्विस्टिक सो यू आर बाउंड टू अडॉप्ट कोरियन लैंग्वेज। फिर आप तय करोगे उस वक्त कि आपका माइंड सेट है कोरियन को अडॉप्ट करने का। इफ यस, मोर देन वेलकम, आप वहां पे ज्वाइन करो उससे जाके। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, आप कहते हो नहीं मेरे लिए इंग्लिश वुड बी इजी टू कोप अप विद द लिंग्विस्टिक्स, तो फिर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप कोई इंग्लिश कंट्री लाइक न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, यूएस और यूके हो गया, तो आप वहां पे अपॉर्चुनिटी सर्च करें। तो ये डिपेंड करता है कि आप निगोशिएट प्रोफेसर के साथ किस तरह करते हो लैंग्वेज पे, मीडिया पे। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। Yes, yeah, Kareem. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, actually, I have two questions from you. First, Please. basically from my field, I want to ask you कि जो है मैं मास्टर्स के लिए मतलब बाहर के मुल्क मतलब कोरिया में कह रही हूँ अप्लाई करने के लिए। आपने जिस तरह बताया, एक तो प्रोफेसर्स के थ्रू हम जा सकते हैं, दूसरी बात ये कहते हैं ना, मैंने ये पूछना था कि कहते हैं अगर मतलब जिस तरह बाहर अदर कंट्रीज में हम अप्लाई करते हैं वहां पे आइल्स का स्कोर हमें रिक्वायर्ड होता है, जीआरई रिक्वायर्ड होती है अमेरिका के लिए, तो मतलब साउथ कोरिया के लिए ऐसी कोई मतलब रिक्वायरमेंट है हमारे पास में? आप सेकंड क्वेश्चन पूछ लें, तब तक आई एम गोइंग टू आंसर यू वन बाय वन। एंड सेकंड क्वेश्चन ये मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर सोशल साइंसेस के जैसे फील्ड अभी आपने बात की कि इंग्लिश के बारे में, अगर इसी तरह हमारा सोशल साइंस कोई किसी का सब्जेक्ट है एंड कहते हैं ना वो डिग्री लेना चाह रहा हो पीएचडी के लिए, तो उनके लिए कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी है तो वो भी बताइएगा सर। राइट, मैं पहले आपको आइल्स के बारे में बता दूं कि इट्स नॉट मैंडेटरी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि आप आइल्स दें, ठीक है, लेकिन 2018 से या 17 से, आई थिंक 2017, तो एक भरमार सी लग गई कोरिया, चाइना, इन कंट्रीज में लोगों का जाना ज्यादा हो गया फ्रॉम द साउथ एशिया, और वहां पे इन दिनों में कुछ ऐसे लोग भी वहां पहुंच गए बाय आइदर मीन जो थोड़ा फेक तरीके से पहुंचे। जैसे नॉर्मली इटली जाते हैं लोग वाया सी, आपके पास तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह का कुछ इवेंट अक्कर हुआ था जिसमें इनकी अपनी डेटाबेस में ये पता चला कि कुछ लोग हैं फ्रॉम साउथ एशिया जो इस तरीके से पहुंचे हैं। तो फिर उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें यूनिवर्सिटीज तो बाय ऑल मीन ये इंसिस्ट नहीं करती कि आप आइल्स स्टूडेंट से लें, लेकिन इन्होंने ये वीजा की रिक्वायरमेंट कर दी थी। तो जब आपकी एडमिशन भी हो जाएगी विदाउट आइल्स, ठीक है, और आपके पास एडमिशन लेटर भी आ जाएगा, लेकिन आप जब वीजा के लिए जाओगे तो आपको आइल्स देनी पड़ेगी। हाँ, उसमें स्कोर का कोई इश्यू नहीं है, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आप जब आइल्स का फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे वो कंट्री पूछते हैं कि किस कंट्री में जाना चाह रहे हो, तो वहां पे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को आप टिक करोगे तो उसमें फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यानी आप 5.5 बैंड भी लेकर जाओगे और मिनिमम एक सेक्शन में 5 बैंड है एवरी सेक्शन में, जैसे स्पीकिंग हो गया, राइटिंग हो गया। तो नॉर्मली जो बच्चा 16 साल एजुकेशन इंग्लिश में पढ़ लेता है तो उसके लिए 5.5 बैंड लेना इट्स नॉट अ बिग डील। तो वो वीजा की रिक्वायरमेंट है,
और ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती अनलेस कि वहां पे कोई इंग्लिश कैंपस नहीं है। इंग्लिश कैंपस जिस यूनिवर्सिटी का होगा दूसरे कंट्री में, वो ऑब्वियसली आपसे आइल्स लेंगे और वो 6, 6.5, 7 बैंड में भी रिक्वायर करेंगे। लेकिन अगर आपकी किसी कोरियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है और कोरियन प्रोफेसर आपको इनटेक कर रहा है, तो वहां पे यूनिवर्सिटी आपको बॉदर नहीं करेगी आइल्स के लिए। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तानियों के लिए आइल्स मैंडेटरी है, और वो आइल्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वीजा का प्रोसेस है। तो आपको बाय ऑल मीन जब आपके पास एडमिशन लेटर आ जाए तो आप आइल्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है, और वो स्कोर का कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं सोशल साइंस में। जैसे पहले क्वेश्चन को भी लिंक करते हैं जो पहले किसी बच्चे ने सवाल किया था। सोशल साइंस में अगर आपका प्रपोजल टेक के साथ अलाइंड है, दे वुड लव टू टेक यू। लाइक अगर आप मार्केटिंग का टर्म लेते हो तो बजाते खुद मार्केटिंग एक सोशल साइंस का टॉपिक है, ठीक है, मेजर है। लेकिन अगर मैं उसके साथ एक डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ड यूज कर लूं तो उसमें टूल्स यूज होते हैं। तो वहां पे मैंने काफी लोग देखे फ्रॉम पाकिस्तान एज वेल, दे डिड MBA ओके फ्रॉम पाकिस्तान, और दे डिड BBA, बट उनका जो प्रोफेसर था, उनके पास जो प्रोजेक्ट था, उनके लिए जो अक्वायर किया, लोगों को अक्वायर किया गया वहां पे उनकी लैब में, तो वहां पे टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट था कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर प्रपोजल टेक ओरिएंटेड। तो अगर आप सोशल साइंस की तरफ हैं और आपका मेजर बिजनेस साइड है, मार्केटिंग साइड है, फाइनेंस साइड है, तो उसमें आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स किस तरह यूज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लोग B.Ed करते हैं या BA करते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपका टॉपिक जो है वो इस तरह होना चाहिए कि क्लासरूम में पेडागोजी को सपोर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजिकल टूल्स कौन कौन से यूज होंगे और उनका अच्छे तरीके से यूज, जैसे प्रोजेक्टर हो गया, इंटरनेट हो गया, विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट हो गया। तो इस तरह की अगर प्रपोजल में आपकी कीवर्ड्स होंगे तो प्रोफेसर वुड लव टू टेक यू, ठीक हो गया। लेकिन अगर प्योरली सोशल साइंस है तो आई अफ्रेड वो आपसे नेगोशिएट करेगा कि आप या तो प्रपोजल को अपडेट करके वो आपको खुद कहेगा कि मेरे पास प्रोजेक्ट जो है ना सोशल साइंस के वो इस तरह के हैं, तो आपने प्रपोजल को अपडेट करें। आप उसको अपडेटेड प्रपोजल भेजो, अगर उसको फिर बात समझ में आती है तो वो आपको लेगा अपनी लैब में। बट इफ यू आर नॉट अवेयर कि आपके पास जो टेक टूल्स यूज होते हैं सोशल साइंस में और आपका प्रपोजल इन दो डोमेन्स को इकट्ठे लेके नहीं चल रहा, तो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट देयर। वो आपको रिलक्टेंसी दिखाएंगे और कहेंगे कि नहीं, हमारे प्रोजेक्ट आउटकम से जो है वो अलाइंड नहीं हो रहा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सोशल साइंस में तो पहले मेजर देखें अपना और उसमें देखें कि टेक की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग है तो डिजिटल बैंकिंग का एक डोमेन डिफरेंट हो जाता है, मैंने मार्केटिंग का एग्जांपल दिया। या फाइनेंस में जो डिजिटल ट्रेडिंग होती है, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें आप किस तरह से टूल्स को यूज करके अपना प्रपोजल बना सकते हो फॉर मेकिंग द थिंग्स इजी फॉर ट्रांजैक्शंस एंड अदर प्रोटोटाइप्स जो वहां पे अभी चल भी रहे हैं कि हम पिच करें कि हाँ ये बैंक्स को हम सेल करेंगे या पब्लिक सेक्टर को सेल करेंगे चीजें बना के। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, तो आजकल तो सोशल साइंस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ गया है। तो अगर आप अपने प्रपोजल को इस तरह स्ट्रॉन्ग करके भेजेंगे तो आई वुड से कि आपके लिए विंडो ओपन जरूर होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, इट्स भावना हियर। वालेकुम सलाम। सर मैंने 2023 में GKS में अप्लाई किया था फॉर बैचलर्स, सो आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। बाकी प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में भी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, सो उसमें मेरा हुआ नहीं सिलेक्शन, वो अलग बात है। सो आई एम डूइंग माय बैचलर्स हियर इन सक्कर एज वेल। तो इंटरव्यू का प्रॉब्लम हुआ था मुझे लाइक उनकी जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आता है, उनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में काफ़ी फ़र्क है, सो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे अंडरस्टैंडिंग में। तो क्या नाम है कि अगर हम प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं तो इज इट मैंडेटरी कि हम लोग को कोरियन हमारा टॉपिक क्लियर हुआ हो। लाइक इन GKS टॉपिक की नीड तो है और वो खुद से करवाते भी हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर उनका टॉपिक का ही होता है। तो इज इट मैंडेटरी के प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप में टॉपिक हो हमारा? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोफेसर आपको रोकेगा कि कोरियन मत सीखो, राइट? जब आप प्रोफेसर की स्कॉलरशिप पे जाते हो
तो वहां पहुंचने के बाद 6-8 माह गुजारने के बाद ये आपका दिल जरूर करेगा कि मैं थोड़ा सा कल्चर अडॉप्ट करूं या मैं लैंग्वेज सीखूं अपनी इंटरेस्ट पे, लेकिन प्रोफेसर आपको रोकेगा। वो कहेगा नहीं, यू विल कंज्यूम योर टाइम एंड एनर्जी इन सीकिंग कोरियन लैंग्वेज। टॉपिक की कोई वहां पे नहीं होती जरूरत अगर आप प्रोफेसर की स्कॉलरशिप पे जा रहे हो। तो मैं तो ये कहूंगा प्रोफेसर आपको रोकेगा, आपको बाउंड करेगा कि अपनी रिसर्च पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, रादर देन यू आर गोइंग टू सीक सम मॉड्यूल्स ऑफ टॉपिक, दोज आर कंप्लीटली यूजलेस एट प्रोफेसर्स एंड। ठीक है, आपको किसी तरह की उसमें बाउंड मतलब आपको मैंडेटोरी नहीं है प्रोफेसर के एंड में। मैं दोबारा बता दूं, प्रोफेसर खुद आपको रोकेगा कि आप इसको संजीदा ना लें, बिकॉज वहां पे ये सेल्फिश होते हैं प्रोफेसर। उनके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बड़ी क्या होती है, सेंसिटिव होती है, उनको टाइमली उनके पब्लिकेशंस चाहिए होते हैं, तो आपको नहीं भेजेगा कि आप हाँ दो। आपका जो थोड़ा बहुत सो कॉल्ड पीएचडी की बात कर रहा हूं, मास्टर्स की भी, नॉट बैचलर्स, जो कोर्स वर्क होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। ठीक है, यानी कोर्स वर्क आपका फॉर्मेलिटी होता है, एग्जाम भी बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। यानी मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं, आपको खुद प्रोफेसर कहेगा ये एग्जाम है और ये 2 शीट्स हैं, आप गूगल यूज करो, यानी ओपन बुक होता है बिल्कुल, वो सबमिट करो। उन सब की फोकस यही होती है कि मैंने आपको अपनी लैब में इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया है, इस प्रोजेक्ट की डिमांड है 1 साल में 5 पब्लिकेशंस, तो आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कम से कम 2 पब्लिकेशंस तो आपके नाम की हों। तो पूरी की पूरी एनर्जीज आपको जो इंसेंटिवाइज करेगा वो इस चीज के लिए करेगा, इस चीज के लिए कभी नहीं करेगा। मेरा अपना तजर्बा है कि हमें जब कोर्स वर्क था तो हमें एक 3 माह का उसी यूनिवर्सिटी में कोरियन लैंग्वेज का कोर्स था, उसका एग्जाम भी हुआ था। तो प्रोफेसर जस्ट हमें कहता था जाओ क्लास अटेंड करो भले फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, ताकि आप एनरोल्ड हो बाय डिफॉल्ट। वहां पे ये यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि आप एनरोल्ड हो चुके होते हो 3 माह के प्रोग्राम में। तो ये ऐसे ही है जैसे इस्लामियात का या पीएस का कोई सब्जेक्ट है आपके अंडर ग्रेड में, ठीक है, तो वो एक सब्जेक्ट की तरह होता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को प्रोफेसर कहता है कि अटेंडेंस पर्पस के लिए जाओ, लेकिन ज्यादा एनर्जीज वहां पे मत लगाना। क्योंकि जब हम वहां लैंग्वेज क्लास में जाते हैं तो एक हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है अपना, क्योंकि वो कल्चर बताते हैं अपना, तो एक मतलब एक क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है माइंड में कि हाँ मुझे सीखनी चाहिए। क्योंकि आप बाहर भी जाते हो, टैक्सी में बैठते हो, कहीं पे जाके आप खाना खाते हो, रेस्टोरेंट में, मॉल्स में जाते हो, ठीक है, फार्मेसी पे जाते हो, तो आपको थोड़ी कोरियन की तो बाय द वे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो आपको उन 3 महीनों में कवर हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर आपको ये नहीं कहेगा कि बस आउट ऑफ द वे जाके आप कोरियन सीखो, तो इट्स नॉट मैंडेटोरी। आपको टॉपिक की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए अगर आप प्रोफेसर की स्कॉलर पे जा रहे हो। ओके सर, थैंक यू। एंड मुझे एक और सवाल था कि अगर हम लाइक प्रोफेसर पे स्कॉलरशिप में जा रहे हैं और इंटरव्यू की जब बात आ रही है, अगर वो हमसे इंटरव्यू लेते हैं, तो जो इंटरव्यू है, हाउ कैन वी कन्विंस हिम टू टेक अस इन हिज क्लास? लाइक काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं ऑब्वियसली, तो उनको अपना पैसा हम पे लगाना एंड ऑल, तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर अस। तो क्या नाम है कि कैन यू प्लीज जस्ट गिव अस सम टिप्स, तो जो हम अप्लाई करें तो इट विल बी इजी फॉर अस। आप एक प्रेसिडेंस बता देता हूं, उनमें आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई हो जाएगी। प्रेसिडेंस ये है कि आप कोशिश करें उस लैब को टारगेट करें जहां पे आपका कोई जानने वाला, आपका कोई सीनियर ऑलरेडी मौजूद हो, क्योंकि वहां पे कोरियन प्रोफेसर थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होते। वो उस बंदे पे रिलाय करते हैं वहां पे जो सीनियर हो चुका होता है। तो अगर आप उसके थ्रू वहां पे अपनी सीवी रेज्यूमे पुट कर चुके हो, मच बेटर, क्योंकि वो प्रोफेसर उसको कहेगा कि इसको ट्रेंड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसको लैब के रूल्स, लैब की डिमांड या डिग्री की रिक्वायरमेंट्स पे आमादा करना, ये तुम उसे पहले गाइड करोगे। यस सर। सर मैं सवाल पूछ सकता हूँ, परमिशन है? प्लीज प्लीज, व्हाई नॉट। सर मेरा नाम विशाल है और मैंने असल में ना 2 टाइम्स ना एमडी केयर दिया था, पर मैं उसमें पास नहीं हो सका। यू मीन मैंने मेडिकल एंट्रेंस एमडी के? सर ओके, यस सर, मैंने मेडिकल के टेस्ट भी दिए थे और नर्सिंग के टेस्ट भी दिए थे, पर उसमें मैं पास नहीं हो सका। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं किसी टायर 2 या टायर 3 यूनिवर्सिटी में
CS में एडमिशन ले लूँ तो मैं अपनी डिग्री ट्रांसफर करा सकता हूँ, अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर करा सकता हूँ साउथ कोरिया में? No, 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 no. We have different scenarios here and there. आप ये नहीं कर सकते। और एक सर्वे कर लें, उसमें आई थिंक HEC वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो आपको HEC के थ्रू इक्विवेलेंस लेने होते हैं। तो सो फार अभी जो है वो डिग्री के इक्विवेलेंसेस तो मौजूद हैं, लेकिन क्रेडिट के इक्विवेलेंस मौजूद नहीं है फॉर साउथ कोरिया। आई मीन कि आपको भी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिलती है ना साउथ कोरिया में, वो आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देगी HEC रिकॉग्निशन के लिए। तो कंप्लीट प्रोग्राम की तो रिकॉग्निशन है, इक्विवेलेंस है, लेकिन आपने कहा कि हाँ मैं यहाँ पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में CS पढ़ रहा हूँ और अंडरग्रेड में ही वहां पे जाऊं अपने क्रेडिट ट्रांसफर करके, यू आर आई मीन आई गॉट यू राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, और वहां पे अंडरग्रेड के लिए आपको जीरो से जाना पड़ेगा, और लैंग्वेज का वहां पे बड़ा बैरियर है, आपको लैंग्वेज को कॉप अप करना होगा अंडरग्रेड की लेवल पे। क्योंकि आप क्रेडिट तो ट्रांसफर करोगे, चलो मान लिया कि कोई HEC की एक पॉलिसी आपके नसीब के हवाले से आ भी गई, लेकिन कोरिया वाले दोबारा आपको कहेंगे कि पहले अंडरग्रेड में बीच में आए हो आप, तो हमें लैंग्वेज का अश्योरेंस करवाओ कि आपको आती है, और वो भी सर्टिफाइड टॉपिक की कोई पर्टिकुलर लेवल अचीव करनी होगी। सो ये बहुत डिफिकल्ट है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी अंडरग्रेड यहाँ पे पूरी करें एंड देन गो फॉर द मास्टर्स। अच्छा सर, मास्टर्स करने के लिए भी लैंग्वेज करना पड़ेगा? प्लीज कम अगेन। सर मेरा सवाल ये था कि या साउथ कोरिया नहीं तो या किसी और भी मुल्क, मैंने वही कहा कि आप सर्वे करें कि अगर HEC के जो HEC की वेबसाइट पे जाओगे ना, वहां पे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज है रिकॉग्निशन की, गूगल करोगे तो आ जाएगा। वहां पे देखो कि इंटरनेशनल एंटिटीज कौन सी हैं, तो वो डिफरेंट मुल्क की होंगी, तो आप पर्टिकुलर उसको टारगेट दो, कर सकते हो। उसका एक प्रोसेस है, HEC ही आपको एक सर्टिफिकेशन देगी कि हाँ आपने 2-4 सेमेस्टर इधर गुजारे हैं और वो HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैं अपना ट्रांसफर करवाऊं क्रेडिट अपना उस यूनिवर्सिटी में, तो वो पहले तो स्पेसिफिक वो यूनिवर्सिटीज ढूंढे HEC की वेबसाइट पे, तो वो मेंशन्ड है वहां पे। अगर नहीं है तो समझ लें कि HEC ने अभी डिग्री की इक्विवेलेंसेस तो रिकॉग्नाइज की हैं, प्रोग्राम की रिकॉग्निशन नहीं हुई अभी तक इंटरनेशनली। तो पहले आप ये सर्च करें, आपको लिस्ट मिलती है तो उन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करें। और सर ये सवाल वो भी था, आप मना कंसल्टेशन देते हैं प्राइवेट में या नहीं? आप फॉर एग्जांपल दोबारा पूछिए। सर जैसे अब एजेंट्स होते हैं कंसल्टेशन के, वैसे आपकी कंपनी वगैरह है, ऑफिस है या कराची में? नो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो एजेंट्स हैं या इस तरह की जो एंटिटीज हैं, उनमें वो बंदे जाएं जो जॉब करने के लिए जाते हैं, उनके लिए, और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री या यूरोप को टारगेट जो कर रहे हैं। कोरिया के लिए ऑलरेडी माहौल थोड़ा सख्त है, और एजेंट्स की जो इमेज है वो वहां पे बहुत ही बुरी है इस हवाले से। तो वो वैसे ही विंडो ओपन है, आप स्टडी पर्पस के लिए जाएं, एक डिग्री वहां पे करें, 1.5 साल में आपकी मास्टर्स हो जाती है, फिर आप वहां पे जॉब वैसे ही कर सकते हो। यू कैन जॉइन देम एट देयर जॉब। एजेंट्स के पीछे ना लगे तो बेहतर है। अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपके पास डिग्री है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आप थोड़ी सी मेहनत करके सर्वे करें। उसमें कोई आपको थीसिस नहीं लिखना, उसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, आपको एक सिस्टमेटिक मैकेनिक्स को फॉलो करना है कि मुझे ये प्रोफेसर्स हैं, ये यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे अपनी एक फॉर्मेट बना के भेजनी है। ये आप अल्लाह पे तवक्कल करके और अपने आप पे भरोसा करके भेज कर देखें। आई एम डैम श्योर अब जब आप 100+ या जितने आप रेस्पॉन्सेज भेजोगे तो 1-2 रेस्पॉन्सेज आप जरूर एक्सपेक्ट करोगे। तो एजेंट के चक्कर में सो फार मेरा अपना एक्सपीरियंस तो नहीं है, और ना ही आई वुड लाइक यू गाइस टू फॉलो द एजेंट्स। लेकिन कोई जॉब के लिए जाना चाह रहा है और उसको वीजा में प्रॉब्लम है, वो अपना पैसा लगाना चाह रहा है, देन मेक्स सेंस कि आप किसी एजेंट की हेल्प लें। सो फार एट माय एंड देयर इज नो एजेंसी, देयर इज नो कंपनी, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माय क्वेश्चन इज दैट आपने जो अभी बताया वो या तो हम मास्टर्स या फिर PhD के लिए वहां पर जा सकते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो कोई हमें प्रोवाइड करता है?
और जापान करता है मिक्स्ड के फॉर्म में, लेकिन कोरिया का एक्सचेंज प्रोग्राम, हमारे फॉरेन रिलेशंस थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, तो एक्सचेंज प्रोग्राम है वहां पे, लेकिन पाकिस्तान के लिए ना के बराबर है, बिकॉज वी बिलोंग टू पाकिस्तान, हमारी एजुकेशन पाकिस्तान से है। तो मैंने जितना टाइम वहां पे गुजारा, मुझे कोई भी ऐसा एक्सचेंज, हाँ कारपोरेट सेक्टर में एक्सचेंज पॉसिबल है वहां पे, सीमेंट्स कंपनी हो गई या एलजी हो गया या टेक साइड, जो भी वहां पे कंपनी है, वहां पे पाकिस्तानियों का कारपोरेट सेक्टर तो एक्सचेंज होता है in terms of some trainings, workshops and some business related interests, लेकिन एजुकेशन के हवाले से मुझे कुछ नजर नहीं आया पाकिस्तानियों के लिए। हाँ, दूसरे ममालिक के लिए एक्सचेंज वहां पे है। जापान आप ट्राई कर सकते हो एक्सचेंज के लिए, वहां पे हमारे पाकिस्तानियों के लिए अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम है। यूरोप में आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक्सचेंज मिल जाएगा, लेकिन सो फार कोरिया इज कंसर्न, I think there is no any program. सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक तरह मास्टर्स के लिए जो मतलब आपने कहा था जो प्रोफेसर हमें प्रोवाइड करते हैं फंड वगैरह, वो हमारे पास फुली फंडेड होता है, मतलब उसमें हम प्रॉपर मास्टर्स कर सकते हैं ना? मतलब मास्टर्स की ड्यूरेशन होती है 3 years मैक्सिमम आई गेस। तो मतलब मैं अभी 6 सेमेस्टर में हूँ, CS कर रही हूँ IBSE। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि मैं मास्टर्स के लिए अगर मैं बाहर अप्लाई करूँ तो मतलब फुली फंडेड, मैं मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो जिसमें हम फुली फंडेड मास्टर्स का इजीली कर सकें। प्रोफेसर आपको फुली फंडेड ही देता है? मतलब उसमें पूरी मास्टर्स करवाएगा या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है? नो 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 नो, वहां पे 3 साल का, तो 3 साल में तो PhD हो जाती है। एक तो वहां पे 1.75 years में आपकी मास्टर्स हो जाती है, ठीक है? नहीं, पाकिस्तान में तो सर 3 years लगते हैं ना मेरे ख्याल से, यहाँ तक मुझे पता पाकिस्तान का एक अलग सिनारियो है। वहां पे तो अभी HEC ने वो लगा भी दिया है कि भाई 4 साल तक जो एनरोल्ड है उसको मास्टर की डिग्री भी ना दें। ये यहाँ पे सुपरवाइजर और स्टूडेंट के दरमियान जो टाइमलाइन का मसला है ना, उसमें फिर हम आगे चले जाते हैं, लेकिन अदरवाइज तो 6 महीने का ही होता है रिसर्च का। यानी कोरिया में आपने जो सेमेस्टर पूरे किए ना कोर्स वर्क, देन आपके पास 6 महीने का ही मैक्सिमम टाइम होता है टू कोप अप विथ योर थीसिस, ठीक है? तो यहाँ पे ये मसला है 3 साल, लेकिन वहां पे फुल्ली फंडेड होता है, आपकी फीस भी प्रोफेसर पे करता है। हाँ, ये होता है कि अगर आपको वो वहां पे पता चल जाएगा पहुंचने के बाद कि आप अगर फीस पे जाते हो तो फीस भी आपको प्रोफेसर आपकी सैलरी में दे देगा कि भाई ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको इस महीने 1.2 मिलियन कोरियन वॉन वो भेज रहा है, तो वो उस महीने जिस महीने आपको फीस पे करनी होगी अपने सेमेस्टर की, तो उस महीने आपको जेब से पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। वो प्रोफेसर आपको सैलरी ही 3 मिलियन की दे देगा कि जाओ अब 1.8 मिलियन की क्या करो, फीस पे करो, चालान जमा करो। तो प्रोफेसर आपको फुली फंडेड करता है। सर मेजरली मतलब किस डोमेन में जाके मतलब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है साउथ मशीन लर्निंग, अगर आप CS में हो तो मशीन लर्निंग के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, AI के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी, जहां पे मैंने PhD की है, वहां पे अप्लाई करें, प्रोफेसर की लिस्ट मौजूद है। और इफ यू आर इन सखर IBA, डू विजिट मी, आई विल प्रोवाइड यू द टेम्पलेट ऑफ ईमेल, आप उनको अप्रोच करें। और थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी है, तो हम आपका केस जो है भेजेंगे, रिकमेंड करेंगे। फिर आपका नसीब है कि वहां पे प्रोफेसर के पास अगर जगह है, प्रोफेसर ऐसे नहीं होता कि वो क्रिएट करे पोजीशन, नो नो नो, उसके पास प्रोजेक्ट होगा तो लोग चाहेगा कि वो आए, ठीक है? फिर नेटवर्किंग के थ्रू हम जैसे लोगों को ही, सीनियर लोगों को ही वो अप्रोच करता है कि भाई 2 लोग मुझे दो जिनका बैकग्राउंड ये हो, और हमारे ही भरोसे पे, जो वहां पे आपके सीनियर होंगे अभी, उनके ही भरोसे पे आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो प्रोफेसर को अप्रोच रैंडमली करते हो और फॉर्चुनेटली आपको रेस्पॉन्स आता है, तो फिर आपको अपने हिसाब से इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करनी होती है, और प्रोफेसर तभी आपको लेगा जब उसके पास प्रोजेक्ट होंगे। तो एज फार एज जेजू नेशनल यूनिवर्सिटी, हानयांग, काइस्ट, दाएगू और डिजिस्ट, ये सारे कंसर्न है वहां पे। AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस, इनके लिए बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड लेट मी क्लियर वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनमें लास्ट ईयर से कोरिया ने जो अपना बजट लगाया है वो हिस्ट्री में कभी नहीं लगाया। बहुत पैसे उन्होंने लगाए हैं, तो प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो बहुत ज्यादा है।
तो प्रोफेसर आपको अच्छा पैसा ऑफर कर सकता है। ठीक है सर, आई विल श्योरली विजिट टू योर ऑफिस और इंशाल्लाह। प्लीज, नो वरीज एट ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, my name is Hamadullah and I have recently completed my bachelor's in civil engineering from NUST. सर सिविल मेरा क्वेश्चन ये था कि सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड, यस सर, तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं सर कोरिया में। यस, व्हाई नॉट। सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो आप सर, हाँ जी, बोले बोले। वन मोर क्वेश्चन सर, पब्लिकेशन इज मैंडेटरी और नॉट सर? देखें, पब्लिकेशन जो होती है वो आप वहां पे, यानी पाकिस्तान में भी कल्चर वो आ चुका है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। कोशिश किया करें कि आपकी जो थीसिस है वो वहां पे कहीं ना कहीं पब्लिश्ड हो तो बेहतर है। जो आपकी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा, राइट, अगर वो पब्लिश्ड नहीं है तो एज फार एज यू आर बैचलर डिग्री होल्डर तो इतना ज्यादा वो नहीं होता मास्टर्स की लेवल के। हाँ, लेकिन मास्टर्स की लेवल पे जब आप पीएचडी करने जाते हो तो प्रायोरिटी जरूर रखी जाती है कि उस मास्टर्स में जो इसका रिसर्च वाला फेज है वो कहीं पे पब्लिश्ड है या नहीं। बिकॉज प्रोफेसर आपको डे वन से रिसर्च करवाएगा। अगर आप प्रोफेसर की स्कॉलरशिप पे जा रहे हो, आई रिपीट अगेन, वहां पे कोर्स वर्क की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस है। वो आपको डे वन से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा, वो आपको कहेगा कि आ जाओ भाई रिसर्च शुरू करते हैं। तो आपके आर्टिकुलेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। यू शुड नो हाउ टू राइट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इन फॉर्म ऑफ सम आर्टिकुलेशन। तो आप अपने आप को थोड़ा असेस कर लें कि जो आपने सिविल इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जो भी चीज बनाई होगी उसका रिजल्ट वाला पोर्शन आप उठाएं और उसको अपने तरीके से खुद ही असेस करें, आर्टिकुलेट करना, ठीक है। एंड देन गो फॉर द प्लेजरिज्म। इफ इट इज नॉट डिटेक्टिंग देन यू हैव सम आर्टिकुलेशन स्किल्स। प्रोफेसर को मास्टर्स के लेवल पे अगर आप पेपर दे देते हो तो वो अश्योर हो जाता है कि इसको पब्लिकेशन करना आती है और प्रोफेसर की भी इंटरेस्ट पब्लिकेशन में होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपके पास पब्लिकेशन नहीं है तो वो फिर आपको ये कह सकता है कि क्यों नहीं की पब्लिकेशन, डायरेक्टली पूछेगा। जब आपने मास्टर्स में रिसर्च की है, बैचलर्स का इतना नहीं है, यू कैन गो फॉर इट, लेकिन मास्टर्स के लिए मैंडेटरी है वहां पे ज्यादा अच्छे से जगह बनाने के लिए कि आपकी कम से कम एक पब्लिकेशन हो फ्रॉम योर रेस्पेक्टिव थीसिस। ऐसे नहीं कि फला बंदा पेपर लिख रहा है तो उसमें मैंने नाम दे दिया तो मेरा पेपर काउंट हो गया तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूं, उस पेपर का अलग वे भी मुझे ना पता हो। नो 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 नो, वो आपसे पूछेगा टर्मिनल स्टडी क्या की है आखिरी और उसको कहीं पे पब्लिश किया या नहीं। तो जो अभी मुझे सुन रहे हैं मास्टर्स लेवल वाले बंदे जो पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं, तो प्लीज आप जब रिसर्च फेज में आए अपनी 18 साल की एजुकेशन में तो उसको काइंडली डे वन से आप माइंड बनाएं कि ये मुझे पब्लिश करना है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वही हाई इंपैक्ट फैक्टर का कोई जर्नल हो उसमें जाए। नो नो, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी। आपकी किसी भी छोटे जर्नल में आपकी पब्लिकेशन हो, किसी कॉन्फ्रेंस में नेशनल या इंटरनेशनल में उस काम को आपने प्रेजेंट किया, उसका प्रूफ हो, देन प्रोफेसर विल डेफिनेटली एंटरटेन यूर, मतलब अच्छे तरीके से आपको इनवाइट कर सकता है। हाँ, जो बच्चे बैचलर कर चुके हैं और वो जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का वहां पे ऑप्शन है, एमएस लीडिंग पीएचडी 4.5 साल का होता है। उसमें आपको मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो डे वन से पीएचडी में एनरोल्ड हो, लेकिन पहले 1-2 साल आपको मास्टर्स की वाइब मिलेगी। दो के आप प्रोफेसर के ही काम कर रहे होंगे, पब्लिकेशन ही कर रहे होंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 4.5 ईयर्स के बाद आपको जो अवार्ड होगी वो पीएचडी होगी और उसको हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कहते हैं। तो मास्टर्स के बाद जो बच्चे जाना चाह रहे हैं तो काइंडली अगर आप रिसर्च करना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे तो प्लीज गो फॉर पब्लिकेशन फ्रॉम योर वर्क। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, am I audible? प्लीज गो अहेड। यस सर, मैं यहाँ पे सखरा IBM में 8th सेमेस्टर में हूँ, ठीक है। वेरी गुड। कंप्यूटर साइंस में और इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, जहाँ पे मैं FIP अपना कर रहा हूँ डीप लर्निंग में। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि प्रोफेसर्स को ईमेल के लिए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी हों और अटेस्टेड हों HEC। तो जैसे आपने कहा कि
डिग्री तैयार हो, ट्रांसक्रिप्ट जो वो ओरिजिनल हो, और डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिक हो और प्रिपेयर्ड हो सारे। जी ठीक है। तो अभी मैं 8th सेमेस्टर में हूँ, तो क्या सर मैं अभी प्रोफेसर्स को ईमेल्स कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, और आप अभी से ही अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया, बी ऑनेस्ट विद देम। जब आपको कोई कॉल आती है या इंटरव्यू के लिए कोई रेस्पॉन्ड करता है और आप वीडियो कॉल पे उसको इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसको आप अपना ऑनेस्ट टाइमलाइन बता दें कि प्रोफेसर, सो फार आई एम लिटरली इंटरेस्टेड टू वर्क अंडर योर काइंड सुपरविजन, बट आई एम अवे फ्रॉम द डिग्री up to this timeline. I can have my degree in my hand by this month. तो वो आपको अगर इंटरव्यू में जो टेक्निकलिटीज पूछ रहा होगा उसमें आपको जज कर चुका है, लेकिन टाइमलाइन आपका थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। आपको कह सकता है कि आपकी प्लेस है इधर, आप अपना डिग्री पूरा करके, अटेस्टेशन फेज पूरा करके वीजा के लिए अप्लाई करें, मतलब वो आपको एंटरटेन करेगा। उसमें शर्त यह है कि आपने जो टेक्निकल इंटरव्यू देना है वो थोड़ा साउंड देना है, उसको मुतमईन करना है कि हाँ, जो मैं आपको वेट करवा रहा हूं तो वो उसका रीजन सिर्फ ये है कि मुझे डिग्री बाद में मिल रही है, आई एम अवे फ्रॉम द डिग्री, लेकिन मैं एलिजिबल हूं, मैं अपनी नॉलेज में साउंड हूं, मैं आपके प्रोजेक्ट के साथ अलाइंड हूं, तो गिव मी सम विंडो ऑफ वेटिंग के भाई मैं अपना काम पूरा कर लूं, तो वो आपको यस करेगा। लेकिन आपका इंटरव्यू भी थोड़ा सा ऐसा हुआ कि नहीं यार, ये इतना मुझे प्रोफेसर ने अश्योर कर लिया इनसाइड, नहीं है काम का बंदा मेरे प्रोजेक्ट में नहीं है और ये टाइमलाइन भी मांग रहा है, तो आई वुड से कि आपको वो थोड़ा रखेगा क्यू में, बजाय इसके कि वो आपको जल्दी इंटरटेन करे, आपको क्यू में रखेगा कि अगर आपसे पहले, मतलब आपकी टाइमलाइन के अंदर अंदर उसको अगर 1-2 कैंडिडेट और मिल गए तो उनको वो जल्दी बुला लेगा। सो इट्स जस्ट लाइक अ रेस। ठीक है, वो राउंड रॉबिन आपने सुना होगा अपने कंप्यूटर साइंस में, तो इस तरह से वो बिहेव करते हैं वहाँ के प्रोफेसर। और वो सिर्फ सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश तो है ही है, सिर्फ सेल्फिश नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा आ रहा है वो मेरे प्रोजेक्ट को कितना जल्दी एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्योंकि उनके पास टाइम लाइन्स होती हैं, तो वो टाइमलाइन जो है अगर पूरे टाइम पे नहीं तो ऑडिट होता है प्रोजेक्ट उनका। अगर प्रोजेक्ट टाइम पे उन्होंने सबमिट नहीं किया तो उनकी बजट कोलैप्स हो जाती है, जिनमें से आपकी सैलरी बनती है। तो वो कहेगा इसको मैं बुलाऊं भी सही, लेकिन ये देर से आ रहा है और मेरे प्रोजेक्ट को कम टाइम देगा, जिसमें ऑडिट होगी तो वो जो इसको मैं पैसे दूंगा, पे करूंगा, वो ऑडिटेबल नहीं होंगे, देन इट वुड बी वरीड अबाउट हिम। तो मैं ये कहूंगा कि आप उसके साथ ऑनेस्ट रहें, उसको सब कुछ सही बताएं, नो एनी फॉल्स एक्सक्यूजेस कि प्रोफेसर बस मैं अगले महीने अटेस्ट करवा लूंगा या मुझे मिल जाएगी, फिर आपको 3 महीने के बाद मिल रही है। तो कोई भी ऐसी झूठी स्टेटमेंट नहीं देनी, आप बल्कि बड़ा चढ़ा के बताएं कि अगर आपको मई में डिग्री मिल रही है तो आप जून बता दें उसे, भले 1 महीना आप अपनी तरफ से ऐड कर लें, इट वुड बी फाइन। ठीक हो गया, तो आप उसको ये अश्योर कर सकते, प्रोफेसर मैंने आपको जून में कहा था लेकिन मुझे मई के अंदर मिल गई है, तो इट वुड बी उसके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग बन जाएगी उसके साथ ऑफ ट्रस्ट। कोरियन प्रोफेसर, जब प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे जो आएगा वो ट्रस्ट पे होता है सारा काम, ये याद कर लें, बॉन्ड पे होता है बिटवीन पीएचडी सुपरवाइजर एंड पीएचडी कैंडिडेट। तो बी ऑनेस्ट विथ हिम, आई होप कि आपको एंटरटेन करेगा। जी सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि Please. जो ईमेल्स मैं प्रोफेसर्स को भेजूं तो उन ईमेल्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप अगर इधर ही हैं आईबीएम में, डू विजिट माय ऑफिस इन माय फ्री टाइम, आई विल शो यू माय ईमेल्स कि जिस तरह मैंने ईमेल की थी प्रोफेसर को, और वो रेज्यूमी भी जो अटैच की थी या एज अ डॉक्यूमेंट का जो फाइल मैंने अटैच किया था, वो आप एक दफा मेरे ऑफिस में आके देख लें एंड प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंगली, इट वुड बी इजी फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आई एम रिसेंट जी सर, आई एम रिसेंट ग्रेजुएट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम सखर IB यूनिवर्सिटी। और मैं गांव से आया था, मुझे इतना कोई करियर काउंसलिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि जी एजुकेशन में आकर उसके बाद फिजिक्स में डिग्री करूंगा या मैथमेटिक्स में करूंगा, लेकिन आने के बाद मुझे थोड़ा स्टेम से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया, तो मैंने ऑनलाइन कोर्सेरा से कुछ कोर्सेज भी किए हुए हैं। और मैं
जी सर, अब मैं जहाँ भी अप्लाई करता हूँ तो वो इस डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन कोरिया on scholarship, is it possible that I can be accommodated like I have done already, some courses on Coursera, और कुछ लैब वगैरह के सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास हैं। तो सर मेरे कहने का मतलब ये है, क्या ये कंपनसेट हो सकता है मास्टर्स के लिए, although I have बैचलर डिग्री इन एजुकेशन? तो क्या Does it मैं आगे matter? मैं यही क्वेश्चन पहले एंटरटेन कर चुका हूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये आपकी सर्टिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करता, आपके मेजर पे डिपेंड नहीं करता, आपके प्रोपोजल पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप उसको भेजोगे ईमेल्स, अगर एक रिप्लाई आ जाता है तो वो आपको पहले ही पूछेगा कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी ये डिमांड है। तो आपको मैं 1 हफ्ता दे रहा हूं, प्रोफेसर आपको खुद टाइम देगा। ठीक है, तो उसमें आपको वो प्रोपोजल प्रिपेयर करना है। अगर उस प्रोपोजल में आपने उसको अश्योर कर दिया कि आप अपनी एजुकेशन को टेक साइड अलाइन कर पा रहे हो और वो प्रोपोजल उसके प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए काफी है, तो वो आपको डेफिनेटली बुलाएगा 100%। उसमें एजुकेशन का कोई इश्यू नहीं है कि मेजर आपका एजुकेशन है या आपकी जो सर्टिफिकेशन की हुई है या आपकी अपनी स्किल बढ़ चुकी है। दिस इज वंडरफुल टू हैव सम स्किल्स, लेकिन उसकी स्किल्स की जो यूजेज है वो आप प्रोपोजल बनाने में लगाएं। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू कंसर्न विद डॉक्टर मुश्तबा असद कि वो इस डोमेन में हैं कि वो एजुकेशन को टेक साइड को रिलेट करके अपनी रिसर्च कर रहे हैं। आप एक अच्छी सी मीटिंग करें सर के साथ, उनसे गाइडलाइन लें प्रोपोजल प्रिपरेशन के बारे में, और वो मुझसे भी रिव्यू करवाएं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने प्रोपोजल को सिर्फ एजुकेशन तक महदूद ना करें, आप उसको जो है ना टेक साइड को रिलेट करके और एक थोड़ा प्रोपोजल को अच्छे से अलाइन करें प्रोफेसर के प्रोजेक्ट के साथ। तो एक दफा आप ईमेल पुट करना शुरू करो, वंस यू गेट द रेस्पॉन्स तो प्रोफेसर आपको खुद बताएगा कि मेरी डिमांड ये है। उसमें आप उसको अश्योर करो कि मुझे आप 1-1.5 हफ्ता दें, मैं आपको प्रोपोजल, फिर आप हमारे सीनियर जो यहाँ पे मौजूद हैं आपके टीचर साहिबान, उनसे राब्ता करके उनसे गाइडलाइन लेके आप एक अच्छा प्रोपोजल उसको भेज सकते हो। ही कैन गेट यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम एहसन है सर, मैंने अभी एफएससी रिसेंटली किया है। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि मैं अभी अपने ये कोरिया की अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप भी आती है, तो उसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके 2 तरीके होते हैं, एक तो एचएससी के थ्रू और एक होती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में। तो सर कौन सा ट्रैक हम यूज करें, यूनिवर्सिटी बेटर है या एचएससी? एक ये, दूसरा सवाल ये है कि सर ऐसा हम क्या करें अपनी सीवी के अंदर ये जिसमें हमारे सिलेक्शन के चांस ज्यादा हो जाए, क्योंकि हमने तो एफएससी की होती है, कोई वर्क एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं होता है। तो इस बारे में एफएससी के हिसाब से रेज्यूमे की इतनी ज्यादा वो चेक एंड बैलेंस तो बाय द वे नहीं होता, और वो तो एंटी इंग्लिश फॉर्मेट्स बंदे हैं, उनको आप व्हाइट पेज पे जो चीज लिख के देते हो वो बिलीव कर लेते हैं। तो रेज्यूमे के लिए आप इतना वरीड ना हो। दो कि आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर यूनिवर्सिटी अप्रोच रादर देन एचईसी, क्योंकि एचईसी में फिर ब्यूरोक्रेसी की इन्वॉल्वमेंट मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका कोई ब्लड रिलेटिव बंदा ब्यूरोक्रेसी में है और आपको अश्योर करता है तो फिर तो आप भले वो सोर्स यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल इस तरह से हो कि नहीं, आई डोंट हैव एनी सपोर्ट इन दिस रिगार्ड, लाइक वी आर पाकिस्तानी, वी हैव दोज सर्कमस्टेंसेस एंड प्रेसिडेंसेस ऑलरेडी सेट विद अस, तो फिर तो आप आई वुड रिकमेंड यूनिवर्सिटी वाली जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। गो फॉर यूनिवर्सिटीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। This is Shafiq Aman. Currently, I am pursuing computer system engineering here in Sakkara University in 6th semester. You are in 6th semester. 6th semester, right? सर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। Please. पहला सवाल तो ये, एज अ कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर तो हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटीज है, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो मतलब जिस तरह एम्बेडेड सिस्टम्स हो गया और रोबोटिक्स हो गया, तो इन चीज से रिलेटेड कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटीज रिकमेंड कर दें, और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि कितना मिनिमम सीजीपीए जो है ना वो रिक्वायर्ड है या सीजीपीए मैटर करता है, और हमें जब हम 8th सेमेस्टर में होते हैं तो कौन से मंथ्स में जो है ना प्रोफेसर को अप्रोच करना चाहिए। प्रोफेसर को आप ओवरऑल द ईयर अप्रोच करें, उसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं होती। आप आज से शुरू कर दें ईमेल भेजना, ठीक है? तो फिर जब आप वीडियो कॉल पे या इंटरव्यू पे आ जाते हो तो फिर आप के सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं कि आप वहां कब जा सकते हो और वो आपको कब बुला सकता है। नंबर 1, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रोफेसर के लिए कोई टाइमलाइन नहीं होता अप्लाई करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, राइट? एक चीज क्लियर हो गई।
उसके बाद आपका दूसरा सवाल है रोबोटिक्स के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे, जो बीच में आपने सवाल किया आपने मेजर के हवाले से। कैन यू अनम्यूट द शफीक्स माइक प्लीज। यस सर। हाँ शफीक, एक चीज क्लियर हो गई कि अप्रोच करने के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, ठीक है। आप प्रोफेसर को ओवर द ईयर आप अप्रोच कर सकते हो। दूसरा आपका सवाल था रोबोटिक्स के हवाले से। जी सर, रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम के हवाले से। यस, वहां पे आपको मैं बताऊं कि अमेरिकन कंपनी थी बॉस्टन डायनामिक्स, वो भी इन्होंने परचेज की हुई है। तो ये व्हीकल इंडस्ट्री में तो वैसे ही टॉप 5 में आ रहा है पूरा कोरिया। तो किया है, hyundai है, और अपना दूसरा भी इनका ब्रांड है। तो एम्बेडेड सिस्टम्स तो बाय द वे इनमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में आते हैं। तो कोशिश करें अपना जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उठाएं। इफ यू आर हियर इन सखर आईबीए, शफीक आर यू इन सखर आईबीए? यस 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 सर, यस सर। तो आप मुझे विजिट करें, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा और आपको गाइड भी करूंगा कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को थोड़ा अच्छे से सिलेक्ट कीजिएगा। Especially I would recommend to you to work on lithium ion batteries जो व्हीकल्स में यूज होती हैं। तो उन पे कोई प्रोजेक्ट अगर प्रपोज करें तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे वहां पे इनटेक के। जी सर, इंशाल्लाह आई विल विजिट। श्योर प्लीज, आपको मैं सिलेक्ट करके दूंगा, आप डिस्कस करें मेरे साथ। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस मामले में, ठीक है। प्लीज सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब मैंने सेशन जो है वो लेट ज्वाइन किया था ना, तो आई डोंट नो कि हाउ टू सेंड एन ईमेल टू द प्रोफेसर। सो मैंने अभी इस सेशन में कोई ईमेल शेयर नहीं की। इफ यू बिलोंग टू सखर आईबीए, आप मेरी ऑफिस विजिट करें, मैं आपको टेम्पलेट दे दूंगा। अदरवाइज मैं ये जो एसीओ प्लेटफॉर्म है तो इनको वो फॉर्मेट दे दूंगा। वो आपका अगर कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पे भले वो फ्लोट कर दें ताकि सबको वो चीज मिल जाए और आप अपने क्रीडेंशियल अकॉर्डिंगली उसमें एडिट कर सकते हैं। सर अगर मैं आप सखर आईबीए से बिलोंग नहीं करता सर। अच्छा, तो आप मेरी ईमेल यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी, आप मुझे ईमेल ड्रॉप करें, मैं आपको अपनी ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सर। वेलकम। If still anyone has any question, please ask. Hello. Assalamualaikum sir. My name is Kirpal Das. Sir, I am a student of BS Math 4. सर मेरा सवाल ये है कि जो स्कॉलरशिप मिलती है किसी को भी स्टूडेंट को, बैंक बैलेंस 5 लाख या 10 लाख होना जरूरी है? एक्चुअली वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन प्रोफेसर आपको सपोर्ट कर देता है, ठीक है। यानी जो प्रोफेसर आपको एडमिशन लेटर भेजता है ना, उसमें आप उनको रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि आई बिलोंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड, आई कैन नॉट अरेंज माय स्टेटमेंट। तो वो एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देता है कि हाँ इसको कंप्लीटली स्पॉन्सर मैं कर रहा हूं। तो जब वो डॉक्यूमेंट एम्बेसी जाता है फॉर वीजा पर्पस, तो वहां पे वो वेव हो जाती है चीज। लेकिन अगर आप को प्रोफेसर ये कहता है कि नहीं आपको यहाँ पे फीस आके पे करनी है, जो कि प्रोफेसर खुद ही देगा आपको, डोंट वरी, लेकिन फीस वाला अगर एडमिशन लेटर है तो फिर आपको कम से कम 500,000 8 लाख की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। लेकिन वो बच्चे या नॉर्मल अभी जो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, वो हमारा कल्चर ऐसे ही है कि कहीं से अरेंज किए, कुछ देर के लिए अपने अकाउंट में रखे, फिर स्टेटमेंट निकाले और दे दिया, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन नॉर्मली आप क्या करोगे, उसको प्रोफेसर को लिखोगे कि आई एम अनेबल टू अरेंज बैंक स्टेटमेंट, तो वो एक डॉक्यूमेंट अटैच कर देता है, वहां पे एम्बेसी को एड्रेस कर देता है आपके एडमिशन लेटर में। Okay, so I think there are no more questions. Okay, हादिया करीम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि बैंक स्टेटमेंट की जैसे अभी बात की आपने, तो बैंक स्टेटमेंट तो हम फैमिली मेंबर्स में से अगर ऑलरेडी किसी की बनी हुई है ब्रदर की, तो हम वो तो यूज कर सकते हैं ना, मतलब अपनी पर्सनल तो जरूरी नहीं है ना? नहीं, आप यूज कर सकते हो। उसमें आप एक सर्टिफिकेट निकलवा लीजिएगा बैंक से कि ये जिस बंदे का अकाउंट है वो एज अ गार्डियन है आपका, यानी ब्रदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, मदर हो या इवन कजन भी हो, तो एक सर्टिफिकेट जो जैसे हम कहते हैं नेक्स्ट टू किन सर्टिफिकेट या बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट, वो आप जरूर अटैच कीजिएगा, क्योंकि आपके नाम पे तो बाय द वे जरूरत नहीं होती। फादर का चल जाएगा, मदर का तो वैसे भी चल जाएगा, बिकॉज एफआरसी में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ये लोग वो हैं जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, ठीक है। अगर इनमें से किसी के नाम पे है तो आपके नाम की कोई जरूरत नहीं है स्टेटमेंट पे। लेकिन बाय ऑल मीन अगर इनके पास भी अकाउंट नहीं है और आप किसी कजन के या दूसरे किसी रिलेटिव की स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हो,
बाय ऑल मीन कर सकते हो। उसका आराम से तरीका ये कि आप अपना किसी भाई का अकाउंट ओपन करवा के उसमें शिफ्ट करवा दें, पैसे भाई के नाम पे आ जाएगी, तो आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है गार्डियन का। अदरवाइज अगर फिर भी कोई मुश्किलात है तो आप बैंक वालों से बेनिफिशियरी सर्टिफिकेट मिलता है, आप पूछ लीजिएगा, डिफरेंट बैंक्स में मिल जाएगा आपको, वो आप अटैच कर लीजिएगा कि इनसे मैं बेनिफिशियरी होता हूं इस अकाउंट से, तो वो कंसिडर हो जाएगा। बेटर कि आपके पास ब्रदर, फादर, मदर के नाम का अकाउंट हो, यानी वो बंदा जो आपके एफआरसी में बैठा है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में बैठा है, एनी सिबलिंग और योर पेरेंट्स, तो उनके नाम पे अकाउंट हो और उनमें पैसे हो, वो आप स्टेटमेंट दिखा सकते हो एज अ गार्डियन। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, प्लीज गो अहेड, यू आर ऑडिबल। फरहान, आप अपनी माइक को अनम्यूट कर दें एंड देन गो अहेड। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि क्या बैकग्राउंड एजुकेशन इम्पैक्ट करता है स्कॉलरशिप के लिए? जैसा कोई शहीद बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है और कोई आईपीए यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। आपकी यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, दैट्स इट। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट अटैच करने जाएं तो HEC उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये यूनिवर्सिटी HEC के अंडर आती है, हम आपका डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, दैट्स इनफ फॉर यू। कोई बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी का रैंक मैटर नहीं करता। तो मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मैंने अपने करियर में ऐसी यूनिवर्सिटी के भी लोग देखे हैं जो बदनाम जमाना यूनिवर्सिटी रही हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे दर्सगाह हैं वो सब सारे, वी मस्ट रेस्पेक्ट दोज इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सो फार हमारे जो सोसाइटल मेयर्स हैं उनमें उनका नाम थोड़ा बदनाम है किसी वजह से, तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कनाडा भी बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बैठे हैं, कोरिया भी बैठे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में जॉब कर रहे हैं। सो इट्स नन ऑफ द बिजनेस कंसर्न विद द यूनिवर्सिटी रैंक। बस एक शर्त होनी चाहिए। Most of the questions. हाँ, yes. Sir, most of the questions have been answered, so I think we need to end our session here. So Right. thank you so much, sir. It was really pleasure to have you here, and thank you for your Welcome. patience solving that queries and entertaining these. And My once again, pleasure, thank and you so always much for your available time. for the sessions. Don't worry at all. Always available. Goodbye, everyone. Thank you. Thank you so much.